खबरों की करते हैं शुरुआत। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में आज से विशेष विधानसभा सत्र शुरू। सत्र को लेकर बीजेपी ने बैठक की है। अपने 21 विधायकों के साथ ये बैठक की गई है। 2 घंटे के मंथन में नहीं हो सका नेता प्रतिपक्ष का चयन। बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह और चंपई सोरेन दावेदार है। हेमंत सोरेन के सामने आदिवासी चेहरा लाना चाहती है बीजेपी पार्टी। ऐसे में लगातार मंथन का दौर जारी है। इस बार का विशेष सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के शुरू हो गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधानसभा का सत्र तो शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सत्र को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई। अपने 21 विधायकों के साथ ये बैठक की। 2 घंटे के मंथन में हालांकि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो सका। बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह और चंपई सोरेन ये प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए। हेमंत सोरेन के सामने आदिवासी चेहरा लाना चाहती है पार्टी। ऐसे में लगातार चंपई सोरेन की भी चर्चा तेज हो रही है कि क्या चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, इसकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, झारखंड में आज विशेष सत्र, 4 दिनों का ये विशेष सत्र शुरू हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के लिए कि किसका चयन करे, भाजपा के खेमे में हलचल तेज है। बैठकों का दौर भी जारी है। अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है बीजेपी पार्टी। वजह क्या है? निश्चित रूप से जो आर्टिस्ट हो चुका है, वैसे भी आप कह सकते हैं कि आज लगभग 70 से अधिक विधायक जो है आपकी शपथ ले चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। और वैसे भी कह सकते हैं कि आचरण की कार्रवाई सिर्फ नहीं तक रहा, शपथ तक ही विधायकों तक नहीं किया गया। और वैसे में अब दूसरी तालीम में कुछ चीजें चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि नेता प्रतिपक्ष की बात मामला अभी तक नहीं रहा। पिछले विधानसभा 2019 में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के लगातार लंबित रहा है और सदन की कार्रवाई के कई लंबे समय के बाद जो वो नेता था। और वैसे में कह सकते हैं कि इस बार भी सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष के अभी शहर में चेहरे ले गया। लेकिन इस मामले को लेकर के कई नामित चर्चा आ रही। चंपई सोरेन जो आदिवासी जिसके नाम बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं और स्पीकर का भी अनुभव उनके पास रहा। और वैसे लगातार विधायक। दोबारा आपसे संपर्क करेंगे अजय, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही अब तक। लेकिन झारखंड में आज विशेष विधानसभा सत्र शुरू हो गई है। दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में हलचल है। बैठकों का दौर जारी है। भाजपा चिंता कर रही है कि आखिरकार किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, सदन में कौन नेता विपक्ष बनेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। इसके दावेदार कई हैं। बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन इस लिस्ट में शामिल है, सीपी सिंह जिस पर भाजपा काफी ज्यादा भरोसा करती है, उनका नाम भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल। ये प्रमुख चेहरे हैं। बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह और चंपई सोरेन किस पर दाव लगाएगी, किसे नेता विपक्ष बनाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है भाजपा खेमे में। हेमंत सोरेन के सामने आदिवासी चेहरा लाना चाहती है बीजेपी पार्टी, ये उसकी रणनीति है। हालांकि चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी इन दोनों के नामों की चर्चा खूब हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चंपई सोरेन को इस बार नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि किसे बनाती है बीजेपी पार्टी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का भी नाम जोरों शोरों से आगे चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, 21 विधायकों के साथ बैठक तो की है, लेकिन जो प्रमुख दावेदार है उसमें 3 नाम है, सीपी सिंह, चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी। किसे भाजपा चुन सकती है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, इन तीनों के नाम की जो अगर बात करके निश्चित तौर पे जो है इनके अनुभव रहा है और विधानसभा का लगातार वो अपने क्षेत्र से विधान यानी आप सदस्य भी रह चुके हैं। और वैसे में कहा जाता है कि चंपई सोरेन एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और बड़ा चेहरा भी है। और वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि उनकी जो उन पर भी मुहर लग सकती है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश सदस्य बाबूलाल मरांडी वो भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका काफी अनुभव रहा है। वैसे में कह सकते थे नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका आपने पिछली सरकार में निभाई भी थी। और वैसे में अब देखना पड़ेगा कि इन तमाम अनुभवों को रखते हुए इन पर विचार किया जा सकता है।
देखिए इनके पास सीपी सिंह भी है, जो वो यानी कह सकते हैं कि वो स्पीकर रह चुके हैं और उनका अनुभव काफी रहा है और लगातार वो अपनी 60 बार अपने क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो इन तीनों का नामों का चर्चा लगातार रही। अब देखना पड़ेगा ये शीर्ष निर्णय इन सभा कह सकते हैं कि उनके 21 विधायकों के साथ साथ और अन्य दलों की जो उनके सहयोगी उसके साथ भी एक बार बैठक होनी है और बैठक के बाद ये निर्णय। लेकिन फिलहाल अभी जो छोटे क्रम का जो सत्र है झारखंड में, वैसे में नहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष सामने के चेहरे सामने आ सके। अब ये देखने वाली बात है कि इन बैठकों के बाद क्या निर्णय होगा, किस तरीके से होगा और कौन चेहरे होंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल अजय, ऐसे में अब क्या चंपई सोरेन बनते, क्योंकि आदिवासी चेहरे की तलाश कर रही है और चंपई सोरेन उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी पर भी काफी ज्यादा भाजपा विश्वास करती है, सीपी सिंह भी इसी दावेदारों की लिस्ट में हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसे नेता प्रतिपक्ष बीजेपी बनाती है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, आप निगाह बनाए रखिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस और सपा में तकरार की खबर है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरे में लिया, इंडिया ब्लॉक बनाने को लेकर दिया था बयान। सपा ने सीएम ममता बनर्जी का समर्थन किया है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा ममता बनर्जी सीनियर लीडर है। सपा कांग्रेस के साथ सियासी फ्यूचर पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। शिवसेना, उद्धव, तेजस्वी सहित कई नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर नेतृत्व करेगी और ऐसे में उनकी इस बयान का समर्थन करने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल उतर आए हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोली हुई नजर आ रही है। सपा नेता के बयान ने अब सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है, साथ ही साथ कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घेरे में लिया, इंडिया ब्लॉक बनाने को लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया था और वहीं अब सपा ने सीएम ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सीनियर लीडर है और सपा कांग्रेस के साथ अपने सियासी फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क के तौर पर उसे देखती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, उपचुनाव में मिली एक भी सीट नहीं मिली, समर्थन किया कांग्रेस ने, लेकिन अब कांग्रेस और सपा के बीच जो दोस्ती थी वो दिख नहीं रही है और ऐसा लगने लगा है कि 27 के चुनाव आने से पहले दुश्मनी में ये दोस्ती बदल जाएगी। बिल्कुल श्रुति, जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस दावेदारी कर रही थी उसके बाद में वह चुनाव से ही किनारा पार्टी ने कर लिया और प्रचार के दौरान भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी। और अब जब संसद का सत्र चल रहा है और राहुल अखिलेश की जो फेमस जोड़ी है जो लोकसभा चुनाव के बाद में संसद में दिखी थी और ये, लेकिन इस बार दोनों नेताओं में दूरी दिख रही है और खासकर सपा कांग्रेस में भी दिख रही है। संसद का जो सत्र में जो राहुल गांधी और कांग्रेस, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया अडानी के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी पर इल्जाम लगाए, उसमें भी समाजवादी पार्टी नहीं नजर आई। इन सब को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि ममता बनर्जी का एक बयान आया कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई को लेकर वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं कोई कमी है जो गठबंधन में सभी दल तालमेल मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो गठबंधन की अगुवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने ही ये गठबंधन बनवाया था। और ये बयान क्या ममता बनर्जी का आया कि पूरे देश की सियासत में खासकर इंडिया गठबंधन में एकदम अफरा तफरी सी मच गई। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जो कि करीबी भी हैं अखिलेश यादव के, उनका बयान आया कि ममता बनर्जी बड़ी सीनियर लीडर हैं और अगर वो अगुवाई करती हैं इंडिया गठबंधन की तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं, ऐसे में सवाल रमन ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी सीनियर नहीं मानती या कांग्रेस को उस लायक नहीं समझती कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सके? इस बयान के सियासी मायने क्या है? तो बिल्कुल ममता बनर्जी का बयान का सियासी मायने दूसरे हैं, लेकिन बात जो आपने कही कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव क्या मानते हैं, सीनियर मानते हैं कि बड़े नेता मानते हैं, इसको लेकर चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, एमपी का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, अखिलेश यादव के जिस तरीके से बयान थे कहीं ना कहीं वो
कांग्रेस से अपने अधिकार वो जिस तरीके से बयान देते हैं कि लगता है कि कांग्रेस उनका अधिकार खा रही है। और कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यूज में भी वो कहते हैं, अभी उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस भी भाजपा के रास्ते पर चलती थी और कांग्रेस खत्म हो गई, वैसे भाजपा खत्म हो जाएगी। आप अखिलेश यादव के बयान से इस चीज को समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। उपचुनाव में जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच में कसूकस हुई, 5 सीटों का मामला था, फिर 4 सीटें आई, 3 सीटें आई, 2 सीटों पर बात बनी, उसके बाद में कांग्रेस पूरी किनारे हो गई और समाजवादी पार्टी ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं बिना कांग्रेस के। और अब जब संसद में साथ एक समय जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और संसद का सत्र शुरू हुआ तो तिकड़ी दिखती थी आगे राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की। अखिलेश के साथ अवधेश प्रसाद अयोध्या सांसद रहते थे, लेकिन इस बार संसद सत्र में वो माहौल नहीं दिख रहा है। भले अखिलेश और राहुल गांधी आगे की सीट पर बैठते हैं लेकिन उनमें दूरी दिखती है, एक कैमरे के एक एंगल में वो लोग नहीं दिख रहे हैं। वहीं अवधेश प्रसाद भी पीछे की सीट पर बैठा दिए गए हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अवधेश प्रसाद एक सांकेतिक मुद्दा बन गए थे भाजपा को घेरने के लिए। और जिस तरीके से अब कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी जो कार्यकारिणी थी उसे भंग करके एक नई टीम बनाने की तैयारी की है, उसे भी इस रूप में देखा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा 2027 में भले साथ लड़े लेकिन 27 तक इन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं है, यानी कि वर्चस्व की लड़ाई है इस बार, और वो साफ तौर पर दिख भी रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने रमन जिस तरीके से बयान दिया है नेतृत्व करने का कि उन्हें अगर अगुवाई का मौका मिले तो वो करेंगी। लेकिन ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा इसके लिए भी चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल सर, ममता बनर्जी के बयान से यही तो राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि जो अभी तक नेता अगुवाई कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। ऐसे और कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी है उस गठबंधन की। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान के बाद में जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो उद्धव गुट है शिवसेना और साथ में अजीत पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी इसका स्वागत किया है और फिर अखिलेश यादव की पार्टी से भी इसका स्वागत हुआ, यानी कहीं ना कहीं से कांग्रेस को घेरने की तैयारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस गठबंधन को लीड कर रही है, उसके बावजूद जिस तरीके से महाराष्ट्र में हार हुई और अब सपा और शिवसेना उद्धव गुट में रार छिड़ी हुई है। अब सपा जो वहां प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी, वो सीधा ये कह रहे हैं कि जो उद्धव गुट वाली शिवसेना ये सांप्रदायिक पार्टी है और अगर ऐसे पार्टी के साथ हमें रहना पड़े तो वो महाविकास आघाड़ी छोड़ देंगे, यानी महाविकास आघाड़ी मतलब इंडिया गठबंधन, यानी कि वो इंडिया गठबंधन को भी छोड़ सकते हैं अगर ऐसी पार्टी के साथ। वहीं उद्धव गुट की तरफ से भी संजय राउत की तरफ से बयान आ रहा है और उनके उद्धव ठाकरे के बेटे ने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा की भी टीम है, यानी कि कांग्रेस लीड कर रही है और उसके जो दल हैं जो सहयोगी दल हैं वो यानी कि इंडिया गठबंधन नेतृत्व कर रही है लेकिन सहयोगी दलों को उन पर भरोसा नहीं है, यकीन खत्म हो चुका है। ऐसे में सियासी तापमान भी हालांकि बढ़ चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये दोस्ती बरकरार रहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, क्या सहयोगी दल का इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही करती है या फिर आने वाले समय में जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई सबको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, भाजपाइयों को ईमान की रोटी नहीं पचती, मजबूर बेबस लोग शोषण उत्पीड़न का शिकार होते हैं। भाजपा गरीबों मेहनत कशों को हटा रही है। बनारसी गुजराती कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है, उनका घेराव किया है और योगी सरकार पर निशाना साधा। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और निवेशक यहां पधारे हैं। यहां
उद्योग जगत के अनेक साथी मौजूद हैं। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। वहीं झांसी में रविवार रात करीब 10:15 बजे शराब के नशे में चूर होकर एक युवक बेकाबू कार लेकर सड़क पर मौत बनकर दौड़ता रहा। जीवन शाह तिराहा से जेल चौराहे के बीच आधा दर्जन से अधिक 2 पहिया वाहन चालकों को टक्कर मारते हुए भागा। एसएसपी ऑफिस के पास पहुंचने पर बैरिकेडिंग को टक्कर मारकर उड़ा दिया। उसी समय ड्यूटी खत्म करके लौट रहे कंट्रोल रूम प्रभारी सरवर सिंह भी उसकी चपेट में आ गए। दरोगा सरवर सिंह ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तब भागते समय युवक ने कार एसएसपी ऑफिस के बाहर गेट से गिरा दी। यहां से गाड़ी बैक करके जेल चौराहे की ओर भागने की कोशिश करने पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से भिड़ गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक वहां से फरार बताया जा रहा है। वहीं जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने की याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय ने उसी दिन सुनवाई करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे के आदेश दिए थे। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने डीएम और एसपी से मुलाकात की तथा फोर्स के तहत सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे। उस दिन सर्वे अधूरा रहने पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे टीम को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक के साथ भारी फोर्स लेकर 24 नवंबर को सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सर्वे के दौरान टीम पर पथराव शुरू हो गया और इस दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 29 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार न होने के कारण न्यायालय से उन्होंने 10 दिन का समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार भी किया। उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। अब 9 दिसंबर को सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने बताया है कि सर्वे रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी खराब है। यदि आज रात में रिपोर्ट तैयार हो गई, यानी कि अब रिपोर्ट तैयार नहीं है और ऐसे में लगातार
कोर्ट कमिश्नर राघव की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है कोर्ट से। हालांकि 4 बजे सुनवाई होगी और कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है, क्या सर्वे रिपोर्ट की मांग अभी की जाती है या फिर कोर्ट कमिश्नर को और भी अतिरिक्त वक्त देती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होना था। इससे पहले 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश होना था, जिसे टाल दिया गया क्योंकि रिपोर्ट उस वक्त तैयार नहीं थी। पेपर जो लगभग फोटोग्राफ आ चुके हैं, उसका एनालिसिस हो रहा है। उसके कुछ थोड़ा सा आंशिक रूप से कुछ पार्ट रह गया है, जिसे एनालिसिस करके अब उसमें सर्वे रिपोर्ट में थोड़ा ये भी व्यवधान आ गया है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया। अब अगर पॉसिबल हुआ तो फाइनल स्टेज पे रिपोर्ट है, अब कल सबमिट कर भी सकते हैं अगर स्वास्थ्य सही रहा तब। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो हम कोर्ट से समय के लिए प्रेयर करेंगे। जो ऑनरेबल कोर्ट हमें समय देगी विद इन टाइम रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। तो सब फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।